everyone. This is Akanksha Daya, Assistant Professor कन्या महाविद्यालय खरगोदा. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स, जिसमें हमने 4 टेक्निक स्टडी कर ली थी. दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक और था, दैट इज जस्ट वेट, मैनेजमेंट ऑडिट. सो नाउ हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर प्रोग्राम्ड नेटवर्क एनालिसिस. सो व्हाट इज प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस? इट इज important latest technique of control and it is used in those enterprises जहाँ पे आपको अपने वर्क को फाइनल शेप देना हो. वर्क आप बोल सकते हो या फिर प्रोजेक्ट बोल सकते हो. इन दिस सिस्टम डिफरेंट एक्टिविटीज़ या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हैं उनको आप अरेंज करते हो सीक्वेंस में और एक डायग्राम फॉर्म कर लेते हो. जो वो डायग्राम फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम नेटवर्क. इस प्रोग्राम नेटवर्क के बेसिस पे ही इस टेक्निक का नाम प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस रखा गया है. इन दिस सिस्टम हमारे पास 2 कंट्रोल टेक्निक्स हैं, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दैट इज PERT, एंड नेक्स्ट इज CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ स्टडी करेंगे PERT, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. सो यहाँ पे जो टूल किट 11 में आपको दी गई है डेफिनेशन, PERT क्या है? इट रेफर्स टू मेथड ऑफ शेड्यूलिंग न्यू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. कि PERT एक मेथड है जिसके थ्रू हम शेड्यूल करते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स, जो कि प्रोजेक्ट्स न्यू हैं, लार्ज हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं. तो जो ये PERT है ये यूज़ होता है मेनली जो आपके न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके पास ना इंफॉर्मेशन है ना ही कोई डाटा अवेलेबल है. तो इट मीन्स दोज प्रोजेक्ट विच गिव नो इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंप्लीशन. कि न्यू प्रोजेक्ट है, हमें नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कब जाके ये कंप्लीट होगा. तो ऐसे अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम यूज़ करते हैं PERT का. Under PERT, the entire project is divided into different stages or इवेंट्स. कि PERT हम जब PERT का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके इवेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो हम पूरे एंटायर बजट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, स्टेजेस में या फिर इवेंट्स में. यहाँ पे क्या है, आफ्टर दिस एन एफर्ट इज मेड टू नो. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कितनी एक्टिविटीज़ हैं या कितने इवेंट्स हैं. सी एक्टिविटीज़ तो हमें पता है जो भी प्रोसेस होती है. तो यहाँ पे इवेंट का मतलब क्या है, देखो इसमें टूल किट में दिया हुआ है. It refers to that end point which represent the completion of major activity in a PERT network. Event का मतलब क्या है, जब हमारी जो वो प्रोसेस है, जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, वो जो एंड पॉइंट होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं. तो PERT में हम क्या करते हैं, हम टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जाते हैं तो वहाँ से कितना टाइम लगता है और उसमें कितने रिसोर्सेज आपको यूज होते हैं. So after having decided the stages or events, the activities they are so arranged as to ensure completion of the project in the minimum time. अब हम क्या करते हैं, हमने एक्टिविटीज डिवाइड की थी, उसके बाद देखा कि कितना टाइम लगता है एक्टिविटी में, कितने रिसोर्सेज लगते हैं. अब सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम अरेंज करते हैं. इस वे में अरेंज करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो सके. सो नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ PERT. प्रोसीजर ऑफ PERT में यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है टू डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स. से ये प्रोसीजर क्या है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहती है PERT टेक्निक को तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है. सो फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स. कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ या इवेंट्स होने वाले हैं आप उनको क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो. द एक्टिविटी मीन्स, यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब क्या है, पूरा जो आपका काम है उसके जो पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है, वो प्रोसेसेस, पूरे एक प्रोसेस को आपने सिंपल प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया, उसको हम एक्टिविटी बोल रहे हैं. और इवेंट का मतलब क्या है, एट द बिगिनिंग और एंड में. द एक्टिविटीज एंड द इवेंट्स. इस डायग्राम जो आपको नीचे दिया गया है इसमें आपको एक्टिविटीज शो की गई और इवेंट शो किए गए. सी देखो, जो आपका A है, B है, C है, D है, these are the events.
कि ए से स्टार्ट हुआ, खत्म बी पे हुआ, फिर बी से स्टार्ट होके सी पे एंड सी से स्टार्ट होके डी पे। अब जो ये नीचे लिखा है एरोज के नीचे, दैट इज 1 2 3, दीज आर द एक्टिविटीज, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3। अब जो एरो के ऊपर दिया हुआ है 4 डेज 7 डेज 5 डेज, इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी 1 है वो टाइम लेती है 4 डेज का, ठीक है। एक्टिविटी 2 है वो टाइम लेती है 7 डेज का, एंड एक्टिविटी 3 दैट इज ए से बी में जाने में एक्टिविटी 1 होती है और वो टाइम लेती है 4 डेज का, एंड सिमिलरली सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंस ऐसे ही मूव करती है जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। इन्होंने एक्टिविटीज को डिवाइड किया 4 टाइप्स में, 4 टाइप्स की एक्टिविटीज। कैसी? those activities which can be undertaken only after the completion of other activities, ऐसी activities जो कि दूसरी activity के होने के बाद ही हो सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जब आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है, तो पहले आप वॉल्स को बिल्ड करते हो, उसके बाद ही आपकी सीलिंग का वर्क शुरू होता है। जब तक वॉल्स ही नहीं होंगे तब तक सीलिंग का वर्क स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इट मीन्स वो एक्टिविटीज जो दूसरी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है? दोज एक्टिविटीज विच हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग द अदर एक्टिविटीज, कि वो एक्टिविटीज जो दूसरी एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अपोजिट है फर्स्ट और सेकंड। फॉर एग्जांपल आपको वॉल्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी रूफ को कंस्ट्रक्ट करने से पहले। those activities which have to be necessary perform along with other activities, कि ऐसी एक्टिविटीज जो दूसरी एक्टिविटीज के साथ परफॉर्म होती हैं। अब वो कैसे हो सकता है? द परचेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, के बिल्डिंग्स के लिए जो भी मटेरियल, अलग अलग मटेरियल होता है, आप उनको एक साथ परचेज कर सकते हो। एंड फोर्थ वन इज दोज एक्टिविटीज विच कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, कि ऐसी एक्टिविटीज जिनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आप उनको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम, हमारी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और साथ ही साथ हम उसमें वुडन का वर्क करवा रहे हैं, या फिर आप बोलो वुड वर्क के साथ साथ हम पेंट करवा रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो ये थे आपके 4 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ चार्ट। देखो लास्ट में जो हमने देखा था, इवेंट ए था, बी था, सी था, डी था, उसके बाद एक्टिविटीज थी, उसके बाद उसका टाइम शो कर दिया गया था। तो वैसा ही हमें एक चार्ट बनाना है, या फिर आप बोल सकते हो वैसा ही हमें एक नेटवर्क बनाना है। उसके बाद 3 एस्टिमेट्स ऑफ टाइम। देखो हम टाइम भी तो शो कर रहे हैं साथ साथ, कि ए से बी तक पहुंचने में 4 डेज लग रहा है, बी से सी तक, सी से डी तक। तो यहाँ पे क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट है, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, टाइम अनसर्टेन है कि इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी कंडीशंस रहेंगी। तो यहाँ पे हम 3 एस्टिमेट्स लेके चलते हैं टाइम के। दैट इज बेस्ट कंडीशन होगा तब कितना टाइम लगेगा, नॉर्मल कंडीशन होगा तब कितना टाइम लगेगा, एंड वर्स्ट कंडीशन होगा तब कितना टाइम लगेगा। तो हम 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस में टाइम को एस्टिमेट करते हैं और उसका एवरेज लेके चलते हैं। वो एवरेज हम निकालते हैं फॉर्मूला के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आपको नीड नहीं है इसको ज़्यादा डीप में स्टडी करने की। So next step is critical path, determining the critical path. अब देखो टूल किट 14 में इसकी डेफिनेशन दी है, it refers to that sequence of events and activities in a pod network which consumes maximum time to complete a project. critical path का मतलब क्या है? वो पाथ जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम लगने वाला है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देखो ए बी सी डी, दीज आर द इवेंट्स। जो इसकी प्रोसेस है ए से सी जाने में वो एक्टिविटी हो जाती है और टाइम इनके शो किए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप जाते हो ए सी डी, दैट इज बी को छोड़ दो, ए सी डी, तो कितना टाइम लग रहा है? 4 डेज प्लस 3 डेज, दैट इज 7 डेज। और अगर आप जाते हो बी सी डी, ए को छोड़ दो, बी सी डी, तो यहाँ पे 2 डेज प्लस 3 डेज, दैट इज 5 डेज। तो हमारा यहाँ पे क्रिटिकल पाथ बोला जाएगा ए सी डी को, बिकॉज वहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम हो रहा है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पे हमारा लग रहा है।
So it is important to make it clear why it is necessary to determine the critical path. कि यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्यों ज़रूरी है हमें क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करना। यहाँ पे क्रिटिकल पाथ क्या है कि आपका मैक्सिमम टाइम बताता है कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। If the time likely to be consumed in the completion of the project is to be minimized। देखो अब हमने क्या किया, A से C में 4 days लगा और C से D में 3 days लगा। हमने मैक्सिमम टाइम कर लिया कि 7 days तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम दूसरी एक्टिविटी का टाइम कम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिया, एक्टिविटी CD कैन नॉट बी स्टार्टेड बिफोर 4 days while the activity BC is completed only in 2 days। कि CD 4 दिन से पहले नहीं हो सकता और BC को कंप्लीट होने में 2 दिन लग रहे हैं। इट्स कॉज इज द AC एक्टिविटी। इसका कॉज क्या है कि AC एक्टिविटी को 4 दिन लग रहे हैं कंप्लीट होने में, इसीलिए CD एक्टिविटी 4 दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट इफ द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी रिड्यूस, कि अगर आपको प्रोजेक्ट का टाइम रिड्यूस करना है तो हमें AC एक्टिविटी का टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज BC का तो ऑलरेडी ही 2 days है और AC का टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें मिनिमाइज़ करना है प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को तो हमें AC एक्टिविटी के टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। While determining the critical path, a decision is also taken about the resources। अब यहाँ पे critical path जो हम consider कर रहे हैं उसमें हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से resources utilize होने वाले हैं। सी नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या है, एक न्यू कार बिल्ड करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, न्यू स्मॉल कार। उसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिल्डिंग ऑफ इंजन्स, बिल्डिंग ऑफ बॉडीज एंड बिल्डिंग ऑफ फ्रेम्स। आपको एक्टिविटीज़ दी हैं, 10 एक्टिविटीज़ हैं, 9 आपके इवेंट्स हैं और उसमें टाइम कंज्यूम्ड शो कर रखा है। ठीक है, सी यहाँ पे एक्टिविटी इवेंट्स के नेम दे दिए इन्होंने कि क्या क्या नेम है। जो आपकी रिसीट है वो इवेंट A है, इंजन से रिलेटेड आपकी F है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड, तो ये सारे आपके इवेंट्स दे दिए। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है कि वो एक्टिविटी क्या है और उनमें टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, तो आप ये स्टडी कर सकते हो। एंड हेयर वेरियस पाथ, अब आपके पास 3 पाथ्स होंगे जो इंजन रूट है, बॉडीज रूट है एंड फ्रेम रूट है। आप तीनों का टाइम कंजप्शन टोटल टाइम कैलकुलेट करोगे और जो टाइम जिस रूट में सबसे ज़्यादा टाइम आएगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। दैट इज़ आप देख सकते हो रूट 1 इंजन रूट में 15 डेज, बॉडीज रूट में 14 डेज एंड फ्रेम रूट में 10 डेज। तो इट मीन्स जो आपका इंजन रूट है वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। ओके, तो इट मीन्स इसका क्रिटिकल पाथ का मतलब ये होता है 15 डेज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लगा सकते किसी प्रोजेक्ट में। हाँ, लेकिन आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। Next and last step of PERT is conduct and control of the program. After the outlines of the program have been finalized, जब आप outlines अपने प्रोग्राम की finalize कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अरेंज करेंगे different activities को according to the program. So far as the critical path and the activities on it are concerned, special attention is paid to time consumed in their completion as it happens to be the longest route। कि यहाँ पे हम critical path को जो determine कर रहे हैं तो हम उसको special attention देंगे because वही हमारा longest route है, इससे ज़्यादा हम time नहीं लगा सकते उस project में। On the contrary, if the activities on the other routes get delayed, it does not matter। कि अगर किसी एक्टिविटी में किसी रूट में ज़्यादा डिले हो गया तो वो मैटर नहीं करता बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम टाइम है। इफ़ सम एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ टेक्स मोर टाइम, द फर्दर एक्टिविटीज़ कैन बी एक्सपीडिएटेड एंड एफर्ट्स कैन बी मेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। कि क्रिटिकल पाथ की यही तो एडवांटेज है हमारे पास, अगर कोई एक्टिविटी डिले हो गई है तो हम बाकी एक्टिविटीज़ को फास्टन अप कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ PERT, दैट इज कंट्रोलिंग टेक्निक है। नेक्स्ट हमारा CPM रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो अभी तक आप ये रिवाइज कीजिए, ये पढ़िए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। थैंक यू।